Welcome student, welcome to our chemistry class. ओके स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान का गणना। अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, क्या होता है, और इस अणुसंख्यक गुणधर्म के माध्यम से कैसे हम आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर परिभाषा दिया गया है, ध्यान देना। आदर्श विलयन के वे भौतिक गुण, सबको पता है आदर्श विलयन क्या है। वे विलयन जो राउल के नियम का सभी सांद्रता एवं तापों पर पालन करते हैं, ठीक है, वो आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ध्यान देना। परिभाषा कुछ इस तरह से है। आदर्श विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कणों, अणु या आयन की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं, न कि उसकी प्रकृति पर। ऐसे गुणों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। स्टूडेंट, ये था इसका परिभाषा। अब देखते हैं हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से हो सकते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म निम्न है। फर्स्ट, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा, विलायक के हिमांक का अवनमन। और चौथा है विलायक का परासरण दाब। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो अवनमन शब्द है उसका अर्थ होता है कमी। अवनमन का अर्थ है कमी होना। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट समझते हैं हम पहला प्रकार को। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ध्यान देना, यहाँ पर यदि किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। अब राउल के नियमानुसार क्या होता है, देखो, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब कौन सी कंडीशन में, जब वाष्पशील द्रव में हम अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, उस कंडीशन में राउल के नियमानुसार हो जाता है विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। अब विलयन में विलय और विलायक होते हैं, परंतु विलय जो होता है वो अवाष्पशील होता है, इसलिए उसका हम वाष्प दाब नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो वाष्प में परिवर्तन नहीं होगा, उसके द्वारा कोई वाष्प दाब नहीं दिया जाएगा या लगाया जाएगा। सिर्फ विलायक के द्वारा ही वाष्प दाब लगाया जाएगा द्रव्य पर। ठीक है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो विलयन में विलायक के अणु होते हैं उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब जो कि P होता है वो किसके बराबर होता है, विलायक के वाष्प दाब के बराबर, क्योंकि विलय का तो कोई वाष्प होता ही नहीं, वाष्प बनता ही नहीं, अवाष्पशील है वो, इसलिए P इक्वल टू हम Pa लिखे हैं यहाँ पर। अब ध्यान देना, राउल के नाम अनुसार क्या बोलता है, Pa समानुपाती x से, जहाँ पर Pa है विलायक का वाष्प दाब और x से है उस विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम जो समानुपाती स्थिरांक है उसको हटाते हैं, तो उसके जगह पर k लिख देते हैं। तो Pa इक्वल टू k इंटू एक्स से, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ध्यान देना स्टूडेंट, शुद्ध विलायक के लिए XA की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तथा अब देखो XA की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक के लिए
शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, P इक्वल टू पी नॉट ए, जहां पर पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। मान लो K की वैल्यू, ठीक है, जो हम K लिए हैं, K की वैल्यू पी नॉट ए रखते हैं, पी नॉट ए इक्वल टू K रखते हैं, तो पी नॉट ए इक्वल टू K, यह मान समीकरण 2 में रखने पर कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा समीकरण, पी ए इक्वल टू, हम यहाँ पर K लिए थे तो K की जगह पर रख दिए पी नॉट ए, तो ये हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। उसके बाद यदि विलय का मोल प्रभाज, अब हमको पता है कि उस विलयन में विलय भी उपस्थित है, तो विलय के मोल प्रभाज तो होंगे, भले ही वो वाष्प दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा है या वाष्प में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु उसका अंश तो मौजूद है विलयन में, इसलिए यदि विलय का मोल प्रभाज XB हो तो हमें पता है XA प्लस XB इक्वल टू 1, आदर्श विलयन के लिए ना, XA प्लस XB इक्वल टू 1, इसको समीकरण 4 मान लो। अब यहां से अगर हम XA की वैल्यू लेते हैं तो XA इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस XB, समीकरण 5 कर दो इसको। अब ध्यान देना, XA का मान समीकरण 3 में रखने पर यह है हमारा समीकरण 3, और हम रख देंगे XA का मान जो कि यह है, ये समीकरण 3 कुछ इस तरह से हो जाएगा, PA विलायक का वाष्प दाब बराबर P नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 1 माइनस XB। उसके बाद ध्यान देना इधर PA इक्वल टू होता है, जब ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू XB, समीकरण 6 मान लो इसको। अब समीकरण 6 में यहां देखो P नॉट ए या P नॉट ए XB, इसको इधर पक्षांतर कर दें और PA को इधर पक्षांतर कर दें, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, P नॉट ए माइनस PA इक्वल टू P नॉट ए इंटू XB, ठीक है। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो P नॉट ए माइनस PA, ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गया हमको। अब यहां से हम लोग XB की वैल्यू निकाल सकते हैं। XB क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। अब XB की वैल्यू हो जाएगा, देखो XB इक्वल टू P नॉट ए जो है पक्षांतर होके इधर आ गया, तो ये बन गया P नॉट ए माइनस PA अपान P नॉट ए, समीकरण 7 मान लो इसको। अब समीकरण 7 में ध्यान देना, P नॉट ए माइनस PA जो है वो वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में कमी को बताता है, किसके कारण से, अवाष्पशील विलय के मिलाने के कारण से, ठीक है। अब दूसरा देखो P नॉट ए माइनस PA अपान P नॉट ए, ये टोटल एक साथ क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ओके। अतः उपरोक्त जो समीकरण है हम इस प्रकार लिख सकते हैं, P नॉट ए माइनस PA अपान P नॉट ए इक्वल टू XB लिखे थे ना हम लोग, XB, ओके। अब देखो XB की वैल्यू हम देखें, मोल प्रभाज पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो जब हम मोल प्रभाज निकाले थे तो XB इक्वल टू क्या था, NB अपान NA प्लस NB, ये हम निकाल चुके थे मोल प्रभाज, पढ़ चुके हैं हम लोग, ये XB की वैल्यू होता है मोल प्रभाज के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें XB के जगह पर तो समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इसको समीकरण 8 मान लेते हैं, जहां Na व Nb जो है विलयन में उपस्थित विलायक व विलय के मोलों की संख्या है, मोल अंश की संख्या। अब समीकरण 7 को राउल के नियमानुसार परिभाषित कर सकते हैं, समीकरण 7 या समीकरण 8 बोल सकते हो आप लोग। देखो क्या हो जाएगा, अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए, अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन
विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो वाष्प दाब में अवनमन है, ये ठीक है, ये इतना सिर्फ क्या है वाष्प दाब में अवनमन, ये पूरा क्या है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखो अवाष्पशील विलय के लिए विलयन में निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। हम कैसे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। माना कि विलयन में Mb अणुभार वाले अवाष्पशील विलय के Wb ग्राम जो विलय पदार्थ हम लिए हैं, कहीं ना कहीं उस विलय का अणुभार तो होगा ही होगा। तो उस अणुभार को अगर हम Mb माने, अब अणुभार है तो उसका वेट भी होगा, उसका भार भी होगा, ठीक है। और उसका भार को जो है हम Wb माने, Wb ग्राम, ठीक है, किसके लिए, विलय के लिए। और विलायक के लिए जो मोलर द्रव्यमान होता है या अणुभार जो होता है Ma माने, और उसका जो ग्राम है भार जो है Wa माने। तो क्या होता है, देखो माना कि विलयन में Mb अणुभार वाले अवाष्पशील विलय के Wb ग्राम Ma अणुभार वाले विलायक के Wa ग्राम में घुला हुआ है, अर्थात विलय विलायक में घुला हुआ है। उसको कुछ हम इस तरह से लिखे हैं। तो क्या होता है, देखो विलय की मोलों की संख्या, यहाँ से हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेते हैं विलय पदार्थ का, और विलायक के मोलों की संख्या भी निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, N = होता है विलय या विलायक का भार। देखो विलय या विलायक का भार, ठीक है, बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान या अणुभार लिख सकते हो यहाँ पर, अणुभार। तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला को हम इस तरह से लिखे हैं यहाँ पर, विलय पदार्थ के लिए Nb = हो जाएगा Wb/Mb। Wb क्या है, विलय का भार, और Mb क्या है, मोलर द्रव्यमान या अणुभार। चलो इसके विलायक कब लिखते हैं, विलायक के मोलों की संख्या, Na = Wa/Ma। ये हो गया। अब राउल के नियमानुसार देखो हम जो वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, P0A - Pa/P0A बराबर XB के जगह हम लोग ये रखे थे, उसका वैल्यू Nb/Nb + Na। तो यहाँ पर Nb और Na के जगह पर उसका मान रख देंगे हम लोग, ये मान। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, P0A - Pa/P0A बराबर, देखो Nb के जगह पर हम लोग रख देंगे Wb/Mb, फिर से Nb के जगह पर Wb/Mb प्लस Wa/Ma इसके जगह पर, हो गया। अब ध्यान देना, विलयन में Wb/Mb अर्थात विलय का ये है, ठीक है, विलय का मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या Wa/Ma जो कि विलायक की मोलों की संख्या है से कम है, अतः इसे हम उपेक्षा कर सकते हैं या उपेक्षा की जा सकती है इसको। तो यहाँ समीकरण में हम, चलो समीकरण कुछ भी मान लो इसको, ठीक है, इसको अगर आप समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, तो समीकरण 2 में Wb/Mb को अगर हम उपेक्षा कर दे तो समीकरण इस तरह से हो जाएगा, P0A - Pa/P0A = देखो ये दोनों पहले अलग होता है, फिर ये दोनों अलग होता है, तो ये दोनों को तो उपेक्षा कर दे तो बचा क्या, सिर्फ ये दोनों बचा, ठीक है। तो Wb/Mb Wa/Ma, ठीक है। तो मैथमेटिकल के हिसाब से हम लोग इसको कुछ इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। Wb/Mb ऊपर चला गया,
तो एम ए ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू ए नीचे, तो एम ए अपान डब्ल्यू ए। और यहाँ से हम एम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी एम बी की वैल्यू, अणुभार, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, एम बी। ठीक है, तो एम बी इक्वल टू हो जाता है, देखो इसे पक्षांतर कर दोगे तो ये नीचे आके इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इधर जाके जुड़ गया, ये भी इधर आके जुड़ गया, और ये डब्ल्यू ए यहाँ आके जुड़ गया। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट ए अपान ब्रैकेट में पी नॉट ए माइनस पी ए ब्रैकेट इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारा कैसे हम अपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले आगे जाकर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, वहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले का उपयोग करके। ठीक है।